हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप टू मूव इनटू द सिटी। Rumor spreads that he would soon order the army to open fire upon citizens. Rumor means होता है अफवाह। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people militia. और जो औरतें थी, वीमेंस थी, वो टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए और उन्होंने जन सेना यानी कि पब्लिक मिलिट्री बनाने का निर्णय लिया। दे ब्रोक इनटू द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। और उन्होंने कई सरकारी भवनों को तोड़ा या उसमें ज़बरदस्ती घुस गए हथियारों की तलाश के अंदर। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find the hoarded ammunition. And finally, बहुत सारे जो लोग थे, सैकड़ों लोग जो थे, उनका एक समूह पेरिस नगर के ईस्ट भाग की तरफ, ईस्ट पार्ट की ओर चल पड़ा और जो बेस्टिल जो किला था उसको उन्होंने, किला रूपी जो जेल थी उसको उन्होंने तोड़ डाला, जहाँ से उनको बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर गोला बारूद, एम्यूनिशन मतलब होता है गोला बारूद, मिलने की संभावना थी। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ बेस्टिल वॉज किल्ड। और इस लड़ाई के अंदर, इसमें हथियार वाली जो लड़ाई थी, इसके अंदर जो कमांडर था बेस्टिले का, वो मारा गया और जो कैदी थे वो उनको आज़ाद करा लिया गया, हालांकि वो केवल 7 ही थे। यट द बेस्टिली वॉज हेटेड बाय ऑल, लेकिन जो बेस्टिली जो किला था उससे सभी लोग नफरत करते थे, क्योंकि बिकॉज इट स्टूड द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। क्योंकि डेस्पोटिक पावर मतलब होता है निरंकुश शक्तियाँ, तो यानी कि वो निरंकुश शक्तियों का या डेस्पोटिक पावर को इंडिकेट करता था राजा की। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलाइज्ड, और जो किला था उसको तोड़ दिया गया। एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स, और जो उनके पत्थरों के जो टुकड़े थे उनको मार्केट के अंदर बेचा गया ऐसे लोगों के लिए जो कि इस जो ध्वंस हुआ था इस किले का, उसको बतौर स्मृति चिन्ह यानी कि उसको एक निशानी बनाकर रखना चाहते थे अपने पास। द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ द पेरिस एंड द कंट्री साइड। और इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के जो देहाती यानी गांव वाले जो क्षेत्र हुआ करते थे उसमें कई और संघर्ष होने लगे। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, और ज़्यादातर जो लोग थे वो विरोध कर रहे थे जो बढ़ती हुई महंगाई थी ब्रेड के पीस को लेकर या ब्रेड को लेकर। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम, और इसके बाद का जो दौर था उसको इतिहासकार थे उन्होंने देखा इसको कि ये स्टार्टिंग है चेन ऑफ इवेंट की, घटनाओं की जो इवेंट आने वाले जो इवेंट्स हैं, जिसके अंदर फ्रांस का जो राजा है उसको बाद में फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इनके ये जो चेन थी इसकी स्टार्टिंग थी। दो मोस्ट ऑफ द पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आपका फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी के अंदर। इन 1774 के अंदर जो लुई 16 थे
ये बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, इस सिंहासन पर बैठे फ्रांस के। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड जब ये राजगद्दी पर बैठे थे तो केवल इनकी उम्र 20 साल की थी, और इनकी शादी ऑस्ट्रियन की जो प्रिंसेस थी मैरी एंटोनिटी, इनसे हुई। अपॉन हिज एसेशन, जब ये गद्दी पर बैठे एक नए राजा के रूप में, तो इन्होंने खजाना खाली पाया। यानी कि जब ये शासन करने के लिए बैठे थे तो उस समय जो खजाना था वो खाली था। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर, लंबे समय तक की जो लड़ाई थी उसकी वजह से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे फ्रांस के वो खाली हो गए थे। एंड एडेड टू दिस इज was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles। और इसके अलावा जो वर्सलीज एक विशाल महल था और राज दरबार की जो शान और शौकत थी उसको बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का जो बोझ था वो अलग से आ गया था। इसके ऊपर लुई 16 के ऊपर। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है फिजूल खर्चे जो थे। अंडर लुई 16 के अंडर में जो फ्रांस थे उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को मदद की थी, अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी। इनका जो कॉमन एनिमी था ब्रिटेन, इससे लड़ने में जो लुई 16 था इन्होंने 13 जो कॉलोनीज थी अमेरिकन, उनको मदद की थी आज़ाद होने के लिए। द वॉर एडेड मोर दैन मिलियन स्लेवरीज टू अ डेप्थ दैट had already risen to more than 2 billion livres। और इस युद्ध के चलते जब फ्रांस ने 10 अरब लिवरे उनकी वहाँ की करेंसी है से भी अधिक का कर्जा हो गया था और जुड़ गया था, जबकि पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ उनके ऊपर था, चढ़ा हुआ था। लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, और जो कर्जदाता थे जिन्होंने की स्टेट को कर्ज दिया था, नाउ बिगन टू चेंज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। और जो कर्जदाता थे उन्होंने भी अब 10% इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया उनके लोन पर। सो फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज obliged to spend an increasing percentage of its budget। तो जो फ्रांस की जो सरकार थी उन्होंने इस बढ़ते हुए खर्चे के लिए जो परसेंटेज था उसके बजट से उसको उन्होंने ऐड कर दिया इंटरेस्ट पेमेंट पर। मतलब ये सारा जो भी खर्चा था वो केवल इंटरेस्ट से वो लेना चाहते थे। टू मेड इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, जो भी बजट पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट का भार पड़ रहा था उस खर्चे को लेने के लिए उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने क्या करा, टैक्सेस को बढ़ा दिया। टू मेक इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, और जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे उनके डेली खर्चे थे, जैसे कि आर्मी को मेंटेन करने का खर्चा, कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़, कोर्ट राज दरबार को चलाना, सरकार को चलाना और यूनिवर्सिटीज़ को चलाना। द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। अब जो स्टेट था वो मजबूर हो गया था कि उसको टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे और टैक्स उन्होंने बढ़ा दिए। यट इवन दिस मेजर्स वुड नॉट हैव सफर्ड सफिशिएंट नहीं थे। जो उन्होंने कदम उठाए थे वो सफिशिएंट नहीं थे। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स, और जो फ्रेंच सोसाइटी थी 18th सेंचुरी के अंदर वो बटी हुई थी 3 स्टेट्स के अंदर। एंड ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, और जो केवल थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वही टैक्स दिया करते थे। द सोसाइटीज ऑफ द स्टेट वॉज अ पार्ट ऑफ फेडरल सिस्टम, और जो सोसाइटी के जो स्टेट्स थे वो फेडरल सिस्टम के एक हिस्सा हुआ करते थे। दैट डेट बैक टू द मिडिल एजेस। द टर्म ओल्ड रिजाइम इज़ यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी, और जो ओल्ड रिजाइम की जो ये जो शब्द है ओल्ड रिजाइम, इसको यूजली यूज़ किया जाता था सोसाइटी को डिस्क्राइब करने के लिए और इंस्टीट्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए ऑफ द फ्रांस बिफोर 1789। ये जो आपका फिगर दे रखा है फिगर 2, इसके अंदर
ये जो फिगर है ये शो कर रहा है इसके अंदर कि जो फर्स्ट स्टेट है वो क्लर्जी शो करता है। जो फर्स्ट स्टेट था, ये देखो 3 स्टेट्स के अंदर बटा हुआ है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट के अंदर क्लर्जी हुआ करते थे, सेकंड स्टेट के अंदर नोबिलिटी हुआ करते थे एंड थर्ड स्टेट भी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड था। और इसमें जो सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसके अंदर बिग बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, मतलब जितने भी एजुकेटेड लोग थे वो इस फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर आते थे। फिर सेकंड जो थे वो था पीजेंट एंड आर्टिशियंस, जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन हुआ करती थी या जो कलाकार हुआ करते थे वो सेकंड के अंदर आते थे। एंड थर्ड जो था ये स्मॉल पीजेंट्स थे या लैंडलेस लेबर्स, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी और दूसरों के खेतों में काम करते थे या सर्वेंट्स हुआ करते थे। तो जो टैक्सेस लगाए जाते थे वो इन थर्ड स्टेट्स के ऊपर ही लगाए जाते थे। और ये दो जो स्टेट्स थे वो बिल्कुल फ्री थे, इनको टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे। तो ये तो आपका शो करा था फिगर 2। पीजेंट्स मेड अप, और जो पीजेंट्स थे वो पॉपुलेशन का 90% थे, जबकि इनमें से केवल जो बहुत कम जो लोग थे जो सिविलाइज थे, जिनके पास अपनी लैंड थी और वो कल्टीवेशन किया करते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड, और जो 60% लैंड थी वो नोबल्स के पास हुआ करती थी, चर्च के पास और अदर रिचर मेंबर्स जो कि थर्ड स्टेट के थे उनके पास होती थी। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स, दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी, जो मेंबर्स थे फर्स्ट 2 स्टेट्स के, क्लर्जी और नोबिलिटी, वो प्रिविलेजेस को एंजॉय किया करते थे। प्रिविलेजेस होता है जो सुविधाएं जो उनको जन्म से ही मिला करती थी उसको एंजॉय किया करते थे। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उनके प्रिविलेज थे वो ये थे कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था स्टेट को। द नोबल फर्दर एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेजेस, और नोबल्स थे वो फ्यूडल प्रिविलेजेस को एंजॉय किया करते थे। एंड दीज इंक्लूड द फ्यूडल ड्यूज, और इसके अंदर जैसे फ्यूडल के ड्यूज हैं एंड विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट, और जो भी ड्यूज हुआ करते थे वेडर्स के वो निकलवाते थे पीजेंट से। पीजेंट्स वर ओबलाइज टू रेंडर द सर्विसेज टू लॉर्ड, और जो पीजेंट थे उनको सर्विस प्रोवाइड करनी होती थी लॉर्ड को। और इसके अंदर वो टू वर्क इज हाउस, और उसके अंदर वो घरों में जाके काम करते थे और खेतों में काम करते थे लॉर्ड के। टू सर्व इन मैनी आर्मीज, और कुछ जो थे आर्मीज़ के अंदर काम करते थे। और पार्टिसिपेटिंग, या फिर जो रोड्स वगैरह बनाना है उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे या वो काम किया करते थे। द चर्चेज टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस, जो चर्च था वो भी शेयर लिया करता था टैक्सेस का, जिसको कि टिथीस कहते थे। और जो टिथीस था वो पीजेंट से लिया जाता था। एंड फाइनली जितने भी मेंबर्स थे थर्ड स्टेट्स के उनको एक टैक्स और देना पड़ता था स्टेट को। दीज इंक्लूड, इसके अंदर डायरेक्ट टैक्स आते थे, तो मतलब 2 टैक्स हो गए, एक तो टिथीस एंड दूसरा टिलीज। तो टिथीस था वो तो चर्च को देना होता था, और जो दूसरा था टिलीज वाला जो ये इनको देना पड़ता था इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। विच वर लीव ऑन द आर्टिकल्स, जो कि आर्टिकल्स पर दिया जाता था एवरीडे कंजप्शन, ऐसे आर्टिकल्स पर जो कि हर रोज़ यूज़ किए जाते हैं, डेली इनको यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सॉल्ट है, टबैको एक्सेट्रा। द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, और जो बर्डन था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का स्टेट की थ्रू टैक्सेस वॉज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। और यानी कि जो भी उनको टैक्सेस वगैरह देने पड़ते थे, एक तो ये स्टेट को और चर्च वाले टैक्सेस, इसके अलावा उनको और जितने भी टैक्सेस थे वो केवल ये जो थर्ड स्टेट था इसको देना पड़ता था। तो ये था आपका फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगी स्ट्रगल टू सर्वाइव, कैसे उनको अपने रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। तो ये आपका हो गया आज के लिए बहुत है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।